हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी। क्या करेंगे? सीडीपी दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आप लोग चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सीडीपी दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ टीचिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर एंड करंट ईयर पेपर। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है डिसग्राफिया। क्या लिखा है? डिसग्राफिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसग्राफिया होता क्या है। तो दोस्तों डिसग्राफिया का मतलब होता है कि जिसे लिखने में या फिर कोई चित्र बनाने में प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं डिसग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया बोलते हैं। जिसे लिखने में या फिर दोस्तों आकार बनाने में कोई कठिनाई होती है, उसे बोलते हैं डिसग्राफिया। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये बात बोली गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है हकलाना। हकलाना की तो बात ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है। अब दोस्तों इसके अंदर भी लिखने की बात नहीं की गई है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर लिखा है कि अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिसग्राफिया बोलते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो असामान्य रूप से तीव्र गति से क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं गतिवर्धन। क्या बोलते हैं? गतिवर्धन या फिर त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेट। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेट। अब चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन विभेदित गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है क्या? संवर्धन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है त्वरण, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। त्वरण का मतलब होता है गति, वर्धन मतलब कि गति से आगे बढ़ना। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर आप चाहते तो यहाँ से निकाल सकते थे। जैसे ही पता चला था कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? गति ही बनने वाला था। समझ में आ गया? अब भाई जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो पीछे तो जाएगा नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा सही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समावेशी कक्षाओं का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों समावेशी कक्षाओं का मतलब होता है कि क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर एक दिशा में काम करना।
मतलब कि जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, वो क्या करेगा, वो दोस्तों स्टूडेंट को बराबर पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा होशियार है, उसको ज़्यादा पढ़ाएगा या जो कमज़ोर है, उसको छोड़ देगा। टीचर का काम है सबको बराबर पढ़ाना क्लास के अंदर, भेदभाव ना करना और जो बच्चा कमज़ोर है, उसके लिए कोई नया एक्टिविटी लेके आना ताकि वो भी क्या आ सके, आगे आ सके मतलब कि वो भी पढ़ सके। ये किसका काम होता है? शिक्षक का काम होता है, ठीक है? अब देखो फर्स्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट में लिखा है पाठ्यचर्या में अनुकूल करें मतलब कि क्रिएट करिकुलम एडॉप्शन तो कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे क्या हो सके बच्चा आसानी से पढ़ सके। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है? ये भी सही है हमारे अकॉर्डिंग। अच्छा, सेकंड क्या है? विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, मतलब कि सब बच्चों को अलग-अलग तरीके से देखें, मतलब कि अगर होशियार बच्चा है, अच्छी बात है, जो कमज़ोर बच्चा है, उस पर भी ध्यान देना किसका काम है? टीचर का ही काम है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थर्ड में क्या लिखा है? अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जाँच करें, मतलब कि जो टीचर है, जो अध्यापक है, क्लास में पढ़ा रहा है, उसे क्या करना चाहिए? कभी-कभी खुद की भी जाँच करनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है टीचर जो पढ़ा रहा है, वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर का फर्ज़ बनता है कि खुद को चेक करे कि वो कैसे बच्चों को पढ़ाए ताकि बच्चों को समझ में आ सके, ठीक है? तो ये भी क्या है? सही है। अच्छा, अब लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। विविधता का मतलब है चेंज। अब दोस्तों कोई चीज़ चेंज हो रहा है, क्या है? कोई चीज़ चेंज हो रही है, क्या वो बाधा है आपके लिए? आपकी हाइट बढ़ रही है, कोई बाधा है? आप गरीब से अमीर बन रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या इस परिवर्तन में कोई बाधा है? बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों जो परिवर्तन होता है उससे बाधा क्रिएट नहीं होती है, ठीक है? या फिर जो परिवर्तन हो रहा है उसको बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। वहाँ से कोई आपको एक पॉज़िटिव चीज़ फाइंड आउट करनी चाहिए, जिससे आपको क्या मिले? उससे कॉन्फिडेंस मिले और जो आपके लिए बेनिफिट हो। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर का काम होता है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कोई अच्छी चीज़ फाइंड आउट करना, बाधा के रूप में ना देखना। तो दोस्तों हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। अब चेक करो कि किस ऑप्शन में ये चीज़ दे रखी है। 1 सेकंड तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड में फर्स्ट, सेकंड, सेकंड इसमें है नहीं तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन? तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है शैशवावस्था में सामाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था होती क्या है। तो दोस्तों शैशवावस्था का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद बच्चा बैठना, चलना, खेलना, खड़ा होना ये सब सीखता है, उस अवस्था को बोलते हैं शैशवावस्था। मैंने क्या बोला? शैशवावस्था का मतलब होता है कि बच्चा जन्म ले लेता है और उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं। अब दोस्तों जो शैशवावस्था है, ये कौन-सा होगा? प्राथमिक होगा या द्वितीयक होगा? तो दोस्तों ये प्राथमिक होगा। क्या होगा? प्राथमिक होगा मतलब कि प्राइमरी होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी बच्चा क्या कर रहा है? अभी बच्चा हमारा बैठना और खड़ा होना सीख रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर प्राइमरी आएगा, प्राथमिक आएगा। अब चेक करो किसमें है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है प्राथमिक और बाकी के किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में प्राथमिक नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ज़ूम कर दिया मैंने। चलो इसको वीडियो को पॉज़ करके इसे सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? क्लियर है? अच्छा क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। सेकंड में लिखा है
संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। थर्ड में लिखा है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। थर्ड में लिखा है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा सही है। अब दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की कहते क्या हैं। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ये आप लोग याद रखोगे। अब दोस्तों इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि जो इंसान होता है और उस इंसान का जो दिमाग होता है, उसका विकास कहाँ से होता है? भाषा से होता है। मतलब कि लैंग्वेज से होता है। इनका कहना है कि जो इंसान है, उसका जो दिमाग है, उसका विकास कहाँ से होता है? लैंग्वेज से होता है, मतलब कि भाषा से होता है। किसका कहना है ये? लैब का कहना है, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि इसमें कहाँ पर ये बात लिखी है। फर्स्ट में लिखा है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। मतलब कि ये कह रहा है कि जो सामाजिक कारक हैं, वो भाषा का तो विकास करते हैं, लेकिन दिमाग का विकास नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि भाषा के द्वारा क्या होगा? भाषा के द्वारा दिमाग का विकास होगा। क्या इसमें लिखा है? नहीं लिखा है, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाती है। कह रहा है कि दिमाग का जो विकास होता है, उससे भाषा सही हो जाती है, मतलब कि अच्छी हो जाती है। लेकिन लेकिन दोस्तों लैब ने क्या बोला है? लैब ने बोला है कि भाषा के द्वारा किसके द्वारा? भाषा के द्वारा दिमाग सही होता है। किसने बोला है? लैब ने बोला है। तो मुझे आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? इसी के अकॉर्डिंग देना है, हमें अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें उल्टा लिखा है। थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। इसमें दोनों की बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों स्टार्टिंग के 3 गलत हैं, इसका मतलब कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर हमारा? सही हो जाएगा। चेक कर लो, क्या लिखा है? भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जो भाषा होती है, वो क्या करती है? दिमाग का विकास करती है। तो ये क्या हो गया हमारा? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है? आप लोग दोस्तों याद रखोगे कि लैब कौन है? लैब रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि भाषा के द्वारा दिमाग का विकास होता है, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास होता है। क्लियर है? आई होप आप लोग इसे याद रखोगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर करने का मतलब होता है कि पता लगाना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर बातों के क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं कि लैब ने क्या बोला है, क्लियर है? अच्छा, अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है? चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ किया हो, उससे मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सीडीपी मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक के किस स्तर पर बच्चे आम तौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? अब दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग है कौन? तो दोस्तों ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और दोस्तों इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 3 लेवल दिए हैं। कितने लेवल दिए हैं? 3 लेवल दिए हैं। कौन-कौन से? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला लेवल है इनका प्री यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्री कन्वेंशनल ये इनका पहला लेवल है। दूसरा क्या है? दूसरा दोस्तों इनका है कन्वेंशनल लेवल क्या है? कन्वेंशनल लेवल है। तीसरा क्या है? तीसरा दोस्तों इनका है पोस्ट कन्वेंशनल क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल इनके ये 3 लेवल हैं
और दोस्तों इनके 2-2 स्टेज भी हैं, वो अलग कहानी है। हमें क्या बताना है? हमें लेवल बताना है इसमें, ठीक है? क्या बताना है? लेवल बताना है कि इनमें से कौन-सा लेवल है इस स्टेटमेंट के आधार पर। तो मैं एक बार इनके लेवल समझा देता हूँ आप लोगों को क्या-क्या है। पहला लेवल क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों बच्चे को बाहरी रूप से नियंत्रित किया जाता है। और कौन से बच्चे आ जाते हैं? इसके अंदर 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं। जो मम्मी कहती है ना, "बेटा यहाँ जाओ, यहाँ बैठो।" है ना? तो क्या कर रहे हैं? बाहर से नियंत्रित किया जाता है। बच्चा अपने आप से कुछ भी नहीं करता इसमें, ठीक है ना? बच्चा जैसे कि बाहर नहीं जा सकता है, जैसे रोड पे नहीं जा सकता है, अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं खा सकता है, मम्मी बनाएगी वही खाएगा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी का खाना खा सकते हैं, बाहर जाकर चाउमीन खा सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं, लेकिन प्री कन्वेंशनल पीरियड में ऐसा नहीं होता है। और इसमें दोस्तों सोचने की कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा क्या होती ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है? अब 4 साल का बच्चा थोड़ी सोचेगा कि गर्लफ्रेंड बना लूँ, आज के टाइम सोच भी सकता है, लेकिन पहले बच्चे इतने एडवांस नहीं थे जितने कि अभी हैं, ठीक है ना? तो समझ में आ गया पहला लेवल क्या है? पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल जिसके अंदर बच्चे को बाहर से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है? अच्छा, सेकंड क्या है? कन्वेंशनल लेवल है, क्या है? कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं, कितने आते हैं? 10 से 13 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं और इसमें क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों बच्चा आज्ञा का पालन करता है, क्या करता है? आज्ञा का पालन करता है। वो क्या करता है समाज के बारे में सोचता है, मम्मी-पापा के बारे में सोचता है कि अगर मैं ये करूँगा तो गलत होगा, नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसमें पापा-मम्मी की आज्ञा मानता है बच्चा, ठीक है? और जैसे ही बच्चा 13 साल से ज़्यादा का हो जाता है, जैसे ही बच्चा 13 साल से ज़्यादा का हो जाता है, तब वो क्या बना लेता है जीएफ बना लेता है ना? गर्लफ्रेंड बना लेता है। उससे क्या होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब दिमाग खराब हो गया है, तो क्या मम्मी-पापा की बात मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो कौन-सा पीरियड स्टार्ट हो गया? वो हो गया पोस्ट कन्वेंशनल। कौन-सा हो गया? पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा खुद के बारे में सोचता है। वो खुद से डिसीज़न लेता है। दूसरे से नियंत्रित नहीं करते हैं और समाज की भी चिंता वो नहीं करता है। ठीक है? समझ में आ गया? कौन-कौन से लेवल थे? एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। पहला था प्री कन्वेंशनल, ठीक है? दूसरा क्या था? दूसरा था कन्वेंशनल ये वाला, ठीक है? और तीसरा क्या था? तीसरा था हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल, कौन-सा था? पोस्ट कन्वेंशनल। आप दोस्तों फर्स्ट में देखोगे तो क्या लिखा है? पोस्ट ऑपरेशनल गलत हो जाएगा। लास्ट में लिखा है प्री ऑपरेशनल ये भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा वो इन्हीं 2 में से बन सकता है। कौन-सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है। मैंने पहला गलत क्यों कर दिया और लास्ट वाला गलत क्यों कर दिया? क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको सिर्फ़ 3 लेवल बताए थे। उन 3 लेवल में सिर्फ़ 2 लेवल यहाँ पे मिल रहे हैं। तीसरा लेवल यहाँ पर है? तीसरा लेवल यहाँ पर है? बिल्कुल भी नहीं है। उसे मैंने ऐसे ही काट दिया, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख सकते हो। प्री कन्वेंशनल जो स्टार्टिंग का है उसे बोलते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं? पारंपरिक स्तर बोलते हैं, ठीक है? और लास्ट वाला तो आपको बताया रखा है पोस्ट कन्वेंशनल, क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों में से कौन-सा हमारा हो सकता है आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में से। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा था? स्टेटमेंट में लिखा था कि जो बच्चा है वो क्या करता है? समाज पर खरा उतरना चाहता है। मतलब कि मम्मी-पापा का नाम रोशन करना चाहता है। और मम्मी-पापा का नाम रोशन कब करता है? 10 से 13 साल की उम्र में मतलब कि मम्मी-पापा की बात मानता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। वो सोचता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मम्मी-पापा हर्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है? तो कौन-सा लेवल है? ये लेवल है हमारा पारंपरिक स्तर मतलब कि कन्वेंशनल लेवल है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो लेवल है, ये जो स्तर है, इसके अंदर बच्चा क्या होता है बाहर से नियंत्रित होता है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। लेकिन ये जो वाला लेवल है, ये लेवल में क्या होता है बच्चा अपने खुद से सोच सकता है, आज्ञा का पालन करता है और समाज की चिंता करता है, ठीक है? और जो लास्ट वाला था पोस्ट वाला, उसमें बच्चा खुद के बारे में सोचता है। अब खुद के बारे में सोचेगा, तो समाज के बारे में क्या सोच लेगा, है कि नहीं? गलत हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 1 सेकंड हाँ, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको क्या करना है? इन कथन को पढ़ना है, ये जो कथन है और ये कारक है इनको पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा सही है। तो क्या लिखा है पहले कथन में? इसमें लिखा है शिक्षकों और साथियों जैसे
अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अब दोस्तों ये कथन कह रहा है कि जो शिक्षक होते हैं, जो सहपाठी होते हैं मतलब कि जो दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दोस्तों बातचीत करते हैं और उससे क्या होता है? उससे उनके कौशल का विकास होता है। जब दोस्तों अपने दोस्तों से बात करते हैं या फिर पेरेंट्स से बात करते हैं या फिर टीचर से बात करते हैं किसी मैटर पे तो उससे क्या मिलता है हमें नॉलेज मिलता है, उससे हमारा विकास होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहला कथन तो हमारा सही है। सेकंड में क्या लिखा है? आर में क्या लिखा है? इसमें लिखा है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। दोस्तों क्या कह रहा है? ये कह रहा है समाज संपर्क से विकास होता है। तो दोस्तों ये भी क्या है? सही है। जब हम समाज से मिलते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा विकास होता है। जैसे कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है। अगर हम गलत समाज में रहते हैं, जैसे मान लो हमारा दोस्त बीड़ी, तम्बाकू पीता है, खाता-पीता जो भी है, तो उसके साथ रहेंगे, तो हम भी सीख जाएँगे। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारा व्यवहार भी कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अब दोस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा? कौन-सा ऑप्शन बनेगा? देख लेते हैं। इसको थोड़ा आगे करते हैं हम लोग ताकि आपको 1 सेकंड ये रहा। बताओ इनमें से कौन-सा हमारा बन सकता है? तो फर्स्ट में ए और दोनों गलत हैं। नहीं, सही है दोनों। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। ये जो कारण है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कथन ए के बारे में। जो बात ए में लिखी थी, उसी को आर आगे बता रहा है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगली स्लाइड पे मिलेगा हमें, है ना? दिख रहा है? 1 सेकंड, चलिए पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्या होगा इसका आंसर? क्या लिखा क्या है इसमें? इसमें लिखा है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब दोस्तों ये बोल रहा है कि जो टीचर आकलन करता है मतलब कि असेसमेंट करता है, टेस्ट लेता है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो क्या होता है? हम रीड करते हैं ऑप्शंस को और फिर इसका आंसर बताते हैं। फर्स्ट में लिखा है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या टीचर इसलिए टेस्ट लेता है ताकि वो ये पता ला सके कि कौन-सा बच्चा कमज़ोर है? अगर कमज़ोर बच्चे का पता लगा लिया, क्या उसे क्लास से अलग कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्लास में ही रहता है। उसको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। टीचर अगर टेस्ट लेता है, तो वो इसलिए लेता है ताकि बच्चे को ये बता सके कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, आप किस चैप्टर में वीक हो, मतलब कि वीकनेस के बारे में बताया जाता है असेसमेंट के द्वारा। अगर टीचर आपका टेस्ट ले रहा है, तो वो क्यों लेता है? ताकि वो ये बता सके कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस टॉपिक में वीक हो, मतलब कि आपकी वीकनेस के बारे में बताता है। कौन बताता है? टीचर बताता है। इसीलिए वो क्या करता है? टेस्ट लेता है, असेसमेंट करता है। ठीक है? तो इसमें क्या है? ऐसी बात इसके अंदर नहीं की गई है। मतलब कि बच्चों के जो कमज़ोर है, उसके बारे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नहीं बताया गया है। तो इससे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या लिखा है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ये कह रहा है कि बच्चों को ग्रेड देना, तो ग्रेड की तो बात ही नहीं यहाँ पर। हम टेस्ट क्यों लेते हैं बच्चों का? हम टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि उनका वीकनेस पता चल सके। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अब दोस्तों क्या कह रहा है? यहाँ पे लिखा है फीडबैक देना। क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या लिखा है? फीडबैक प्रोवाइड करना। तो दोस्तों टेस्ट क्यों लिया जाता है? फीडबैक देने के लिए ही टेस्ट लिया जाता है। बताया जाता है कि भैया आप इस सब्जेक्ट में वीक हो, जैसे कि 12वीं क्लास के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले क्या होता है? प्री बोर्ड होता है। क्या होता है? प्री बोर्ड होता है और वो क्यों लिया जाता है? वो इसीलिए लिया जाता है ताकि बच्चे को फीडबैक दे सकें कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो और किस सब्जेक्ट में वीक नहीं हो। मतलब कि फीडबैक देने के लिए ही असेसमेंट किया जाता है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर फीडबैक की बात की जा रही है, क्लियर है? और लास्ट वाला क्या हो जाएगा फिर? गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान वाला है। इसका आंसर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। चलिए मैं रीड करता हूँ।
क्या लिखा है? इसमें लिखा है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं, जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि बच्चों की क्या एज होती है जिसमें वे शब्दों के साथ खेल सकते हैं, मतलब कि चुटकुले, पहेलियाँ पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों वो एज होती है 7। कितनी होती है? 7 ईयर, मतलब कि 7 वर्ष की उम्र में बच्चे शब्दों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है? बच्चा जब 5 साल तक का हो जाता है, तब बच्चा बैठना और लिखना सीख जाता है आज के टाइम पर। और जैसे ही बच्चा छठी साल में जाता है, तो शब्दों से थोड़ा बहुत मेल खाना भी सीख जाता है। लेकिन जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, तब उसे शब्द समझ में भी आते हैं और उनसे वो पहेलियाँ भी बना सकता है, जिसे आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं? डबल मीनिंग बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये पहले से ही पता होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो कैरल है, इसने क्या किया है? इसने कोलबर्ग का जो सिद्धांत था, उसकी आलोचना की है। क्यों की है? कैरल का मानना था कि ये जो कोलबर्ग है, ये महिलाओं के साथ क्या कर रहा है? पक्षपात कर रहा है। क्या कर रहा है? पक्षपात कर रहा है। किसका कहना था ये? कैरल गिलिगन का कहना था, ठीक है? समझ आ गया? इसी वजह से इसने आलोचना की थी कि कोलबर्ग जो है वो महिलाओं के साथ पक्षपात कर रहा है। अब चेक करो किसमें लिखा है नारी के बारे में? फर्स्ट में नारी लिखा है? नहीं लिखा है, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन लिखा है नारीवादी दृष्टिकोण से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई होप आपको ये बात पहले से ही पता होगी, ठीक है? अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अब दोस्तों इसका आंसर इसी क्वेश्चन में है। इसने क्या बोला है? इसने बोला है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार वो कैसी विशेषता है जो पूर्व संक्रांत चिंतन की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों ये विशेषता है केंद्रीय। कैसी विशेषता है? केंद्रीय चिंतन विशेषता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? केंद्रीयन आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इन खाली स्थान को भरना है। आपको बताना है कि इन खाली स्थान पर क्या आने वाला है। तो कैसे पता लगाएँगे? देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि। अब दोस्तों जब बाल्यावस्था शुरू होती है, आरंभ होती है, उस टाइम पर वृद्धि कैसी रहती है? धीमी रहती है या फिर स्थिर रहती है? तो दोस्तों याद रखना, जब बाल्यावस्था शुरू होती है, स्टार्ट होती है, उस टाइम पर वृद्धि क्या रहती है? स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर रहती है, ठीक है? और लास्ट में जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में पहुँचता है, उस समय उसकी सोच कैसी रहती है? उस समय उसकी सोच हो जाती है तार्किक। कैसी हो जाती है? तार्किक हो जाती है, मतलब कि लॉजिकल चीज़ें वो सोचना स्टार्ट कर देता है। उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है। तो एक चीज़ समझ में आ चुका है कि स्टार्टिंग में तो स्थिर रहेगा और लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट में तार्किक रहेगा, मतलब कि लॉजिकल रहने वाला है। ठीक है? आप दोस्तों चेक करो कि ये दोनों बातें कहाँ पर दे रखी हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग यहाँ पे धीमी मिल गया, गलत हो गया। इसके लास्ट में तार्किक तो है, लेकिन स्टार्टिंग क्या है? धीमी है, इस वजह से ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में आगे स्थिर है, ठीक है, और लास्ट में क्या है? तार्किक है। तो दोस्तों ये आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी एक बार रीड करेंगे। अब ऑप्शन नंबर थर्ड में स्थिर है, लेकिन लास्ट में क्या है? तार्किक नहीं है, सोच तार्किक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
इसी प्रकार लास्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सा स्थूल गतिक कौशल है? अब दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा गतिक कौशल है। गतिक कौशल मतलब कि मोटर स्किल है। तो दोस्तों मोटर स्किल मतलब कि रफ्तार की बात कर रहा है। बुनाई, बुनाई की रफ्तार है? नहीं है, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन तैरना, स्विमिंग करना। दोस्तों जब हम पानी में कूदते हैं, ठीक है? तो हम एक छोर से दूसरी छोर पे जाते हैं, तो उसमें क्या लगती है? गतिक कौशल चाहिए मतलब कि मोटर स्किल चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है? इन खाली स्थानों को भरना है। आप देखो कैसे भरेंगे? लिखा क्या है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में लिखा है भौतिक वृद्धि। क्या लिखा है? भौतिक वृद्धि मतलब कि फिजिकल ग्रोथ। क्या लिखा है? फिजिकल ग्रोथ। अब दोस्तों जो फिजिकल ग्रोथ होती है स्टार्टिंग में वो कैसी रहती है? डाउन रहती है या फिर टॉप रहती है? तो दोस्तों फिजिकल ग्रोथ जो होती है स्टार्टिंग में क्या रहती है? टॉप रहती है मतलब कि अच्छी रहती है। जब आप 80 साल के हो जाते हो तब क्या होता है? आपकी हेल्थ क्या हो जाती है? गिर जाती है मतलब कि आप कमज़ोर से हो जाते हो, ठीक है? अच्छा, तो एक बात तो समझ में आ चुका है कि जो ऊपर यहाँ पे जो चीज़ आने वाली है, वो कैसी आने वाली है? टॉप वाली चीज़ आने वाली है, क्लियर है? अच्छा, और जो लास्ट में है वो कैसा आएगा? लास्ट में इससे कमज़ोर वाला रहने वाला है। आप देखो आंसर कैसे निकालेंगे वो देखो। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द क्या फॉलो द टॉप डाउन क्या फॉलो द टॉप डाउन कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है। अब दोस्तों इन दोनों में से मेरा कोई एक आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला क्या लिखा है? फिजिकल ग्रोथ लिखा है। फिजिकल ग्रोथ कैसी रहती है? टॉप टू डाउन रहती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टॉप टू डाउन आने वाला है, क्लियर है? और टॉप टू डाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवरोही, क्या बोलते हैं? अवरोही बोलते हैं, क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे क्या रहने वाला है? यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे क्या आएगा? स्टार्टिंग का तो पता चल चुका है। स्टार्टिंग का पता लग गया है, टॉप टू डाउन आने वाला है। अब लास्ट में क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब दोस्तों डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल होता है, वो कैसे पता चलता है? जब हमें बाहर से दिखाई देता है, जब हमें बाहर से दिखाई देता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो बाहर से पता चलेगा ना सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या आने वाला? आउटर वाली चीज़ें आने वाली हैं। कैसी चीज़ें आने वाली हैं? आउटर वाली चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आने वाली हैं। अब चेक करो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड में कहाँ पर आउटर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है इनर टू आउटर और यहाँ भी लिखा है इनर टू आउटर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया? कन्फ्यूज़न आ गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो दोस्तों अब हम रीड करेंगे ये वाले वर्ड। ये जो वर्ड दे रखे हैं, इनको हम लोग रीड करेंगे। क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रॉक्सी मॉडिस्टल और दोस्तों प्रॉक्सी मॉडिस्टल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बाहर से दिखाई देती है, उसे बोलते हैं प्रॉक्सी मॉडिस्टल मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है हार्वर्ड के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन खाली स्थान पर क्या आने वाला है। तो कैसे बताएँगे? देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है दर्शन शास्त्री। क्या लिखा है? दर्शन शास्त्री। और दोस्तों दर्शन शास्त्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसोफर। क्या बोलते हैं? फिलोसोफर बोलते हैं। और दोस्तों फिलोसोफर के पास किस टाइप की इंटेलिजेंस होती है? उसके पास दोस्तों इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। कौन-सी होती है? इंट्रापर्सनल मतलब कि खुद को देखने की, अंदर झाँकने की क्या होती है? स्किल्स होती है। मतलब कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? इंट्रापर्सनल आएगा मतलब कि अंतः व्यक्ति आएगा। अब चेक करो किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है इंट्रापर्सनल और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है इंटरपर्सनल। क्या लिखा है?
इंटरपर्सनल। दोस्तों दोनों वर्ड अलग-अलग हैं। यहाँ पे लिखा है इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब खुद के अंदर, इंटर मतलब कि बाहर। लेकिन जो फिलोसोफर होता है, उसके पास जो इंटेलिजेंस होती है, वो होती है इंट्रापर्सनल। कौन-सी होती है? इंट्रापर्सनल होती है। इस वजह से क्या होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? दोस्तों जब कभी भी आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इंग्लिश में रीड कर सकते हो। इंग्लिश में दोस्तों जो वर्ड होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं और आपने पहले भी कभी न कभी रीड कर रखे होते हैं, पढ़ रखे होते हैं, ठीक है? तो आंसर निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग एग्ज़ाम में ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। अगर जब आपको हिंदी में समझ में ना आए, तो आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुभवात्मक अधिगम होता क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है अनुभव। क्या मतलब होता है? अनुभव। अगर दोस्तों आपके पास किसी चीज़ का अनुभव है, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। आप कोई काम कर रहे हो और उस काम का आपके पास पहले से ही अनुभव है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेनिफिट, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि इनमें से वो कौन-सा ऑप्शन है जो इस बात को दर्शाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर। अब दोस्तों यहाँ पर अनुभव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे नियंत्रण की बात तो करनी नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये? गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम इंडिविजुअल बात करेंगे, क्लियर है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है आलोचनात्मक, क्या लिखा है? आलोचनात्मक। अगर दोस्तों आपके पास पहले से ही पावर है या फिर आपके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो क्या आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोई काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, तो आलोचनाओं से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये डिनोट कर रहा है किसको? इस ऑप्शन नंबर को डिनोट कर रहा है और बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएँगे फिर? गलत हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा-सा रिवर्स करके देखना 100% आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभावी तरीका है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से वो कौन-सा तरीका है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है स्वतंत्र चिंतन। अगर बच्चा चिंता करेगा तो क्या समस्या का समाधान निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है कठिन समस्याओं से बचना। अगर दोस्तों बच्चा कठिन समस्याओं से बचेगा तो क्या उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा? पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उसकी स्किल्स डेवलप होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो गया? गलत हो गया। दोस्तों याद रखना अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, तो वो प्रॉब्लम क्या करती है? आपकी स्किल्स को डेवलप करती है। आपको वहाँ से क्या मिलता है? नॉलेज मिलती है, ठीक है? इसीलिए दोस्तों हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आसानी से फाइंड आउट करना चाहिए। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है? जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो सिर्फ़ एक ही बात याद रखना है, नथिंग इज़ परमानेंट। क्या रखना है? नथिंग इज़ परमानेंट। इस दुनिया में कोई भी चीज़ दोस्तों परमानेंट नहीं है, ठीक है? जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप यही बात याद रखोगे, नथिंग इज़ परमानेंट। क्लियर है? अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। मतलब कि जैसे ही प्रॉब्लम आई, उनको सॉल्यूशन दे दिया। ये भी क्या है? गलत काम है। अब दोस्तों हमारे पास बचा लास्ट ऑप्शन, क्या लिखा है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चा अपनी बुद्धि का यूज़ कर रहा है और अनुमान भी लगा रहा है। क्लियर है?
इससे क्या होगा? इससे दोस्तों उसकी स्किल्स डेवलप हो जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है कथन? कथन में लिखा है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि शिक्षकों का काम है क्लास के अंदर एक अच्छा वातावरण तैयार करना। तो दोस्तों ये कथन कैसा है? ये कथन बिल्कुल सही है। कैसा है? सही है। ठीक है? अब दोस्तों इसका हम कारण पढ़ते हैं। कारण में क्या लिखा है? कारण में लिखा है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों ये बात भी कैसी है? बिल्कुल सही है। जब तक बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, तो वो कभी भी नहीं सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटे बच्चे को स्कूल में बिठा दिया जाए और अगर उसका अंदर से पढ़ने का मन नहीं है, तो वो क्या करता रहेगा? पूरे दिन वो रोता रहेगा लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा। जब तक उसके अंदर से मन नहीं करेगा, ठीक है? तो ये लाइन क्या है? बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे कथन ए सही है और आर कारण भी इसका सही है, क्लियर है? अब चेक करो किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है ए और आर दोनों क्या है? सही है और जो आर है मतलब कि कारण है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? कथन ए के बारे में सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है? तो दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन-सी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती मतलब कि अधिगम में योगदान नहीं देती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है संगठन। तो दोस्तों संगठन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम में योगदान देती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है वर्गीकरण, ये भी योगदान देती है, गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है वैचारिकता, ये भी योगदान देती है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है गैर प्रासंगिकरण। तो दोस्तों गैर प्रासंगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम में योगदान नहीं देती है, ठीक है? तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर दोस्तों आप लोगों ने अधिगम की प्रक्रिया पढ़ी होंगी, तो दोस्तों आपको इसको पहले से ही पता होगा। आई होप आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। अगर आपने पढ़ रखी हैं, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये प्रक्रिया है अधिगम की और लास्ट वाली नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन-सा ऑप्शन है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की ज़रूरत होती है। अपनी सोच पर विचार करने का मतलब है कि विद्यार्थी ने शुरुआत में कुछ सोचा है मतलब कि मान लो कोई काम के बारे में सोचा है स्टार्टिंग में, ठीक है? अब सोच लिया है, अब जो काम उसने सोचा है, वो सही है या फिर गलत है, तो उस पर क्या करेगा वो? विचार करेगा। क्या करेगा? विचार करेगा। अब वो काम जो उसने सोचा है, उसमें कोई कमी है, तो उस पर विचार करेगा और उस पर परिवर्तन करे मतलब कि बदलाव करेगा। अब चेक करो क्या ऐसी बातें इन 4 ऑप्शंस में लिखी हैं या फिर नहीं लिखी हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है? यहाँ पर दोस्तों संज्ञा और क्रिया की बात की नहीं गई है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, ठीक है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है क्रिया की क्या परिभाषा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर बदलाव की तो बात की है, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग की बात यहाँ पर नहीं की गई मतलब कि शुरुआत की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है कक्षा की शुरुआत। यहाँ पे क्या मिल गया? की पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? स्टार्टिंग वाला मिल गया, ठीक है? कक्षा की शुरुआत से
क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? तो दोस्तों स्टार्टिंग की बात आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है परिवर्तन भी आ रहा है मतलब कि बदलाव भी आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है? ये कीवर्ड थे। क्या थे? कीवर्ड थे इसका आंसर निकालने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? दोस्तों क्या किया मैंने कीवर्ड निकाले और कीवर्ड से मैंने इसका आंसर फाइंड आउट किया है। क्लियर है? चलिए, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन-सा ऑप्शन है जिसमें विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण सम्मिलित है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है विफलता के लिए आंतरिक आरोपण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी की खुद की क्या कमी रही जिसकी वजह से वो फेल हुआ। अब दोस्तों खुद की कमी क्या रही होगी कि बच्चे ने अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी, जिसकी वजह से वो क्या हुआ है? फेल हुआ है। अब दोस्तों चेक करो कि ये बात कहाँ पर लिखी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। कह रहा है कि मैं इस वजह से फेल हो गया कि जो मास्टर है उसने कॉपी हार्ड तरीके से चेक की मतलब कि कठोर तरीके से जाँचा है। तो दोस्तों अगर आपने अच्छा लिखा होगा, तो टीचर चाहे कठोर जाँचे, चाहे आराम से जाँचे, कैसे भी जाँचे, अगर आपने सही लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप तभी फेल होते हो जब आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की होती है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है कथन? कथन में लिखा है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अब दोस्तों ये जो कथन लिखा है बिल्कुल सही कथन लिखा है। लड़कियां क्या करती हैं? जब लड़कियां छोटी होती हैं तब वो गुड़िया के साथ खेलती हैं और जब लड़के छोटे होते हैं तब वो कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये हमारी पारंपरिक संस्कृति है मतलब कि पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है। तो दोस्तों कथन फर्स्ट क्या है हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा अब हम इसका कारण पढ़ते हैं। कारण में क्या लिखा है? कारण में लिखा है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। अब दोस्तों कारण में ये लिखा है कि वो बच्चे किसी भी संस्कृति के हों, वे अपनी अपेक्षाओं के आधार पर क्या करते हैं, जो उनको सही लगता है वही काम करते हैं। मतलब कि संस्कृति के अकॉर्डिंग चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, उनको जो ठीक लगता है उसी के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। तो ये बात क्या है बिल्कुल सही है। जैसे कि जो हिंदू लड़का होता है वो राम-राम करता है और जो मुस्लिम कम्युनिटी का होता है वो राम-राम नहीं करता है। मतलब कि संस्कृति के आधार पर वो व्यवहार करते हैं, ठीक है? तो कारण भी क्या है इसका सही है। और दोस्तों जो कारण लिखा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ऊपर वाले के बारे में ही बात कर रहा है मतलब कि कथन के बारे में ही बात कर रहा है। दोस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर चेक करते हैं पहले कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ए और आर दोनों गलत हैं। लेकिन दोस्तों हमारे ए और आर क्या थे? दोनों सही थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेव वायगॉत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में इनमें से कौन-सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों बच्चों के विकास में जो भूमिका निभाता है वो होता है उसके सहपाठी मतलब कि सहकर्मी, जो उसके आस-पास के लोग होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दोस्तों उसके विकास में योगदान देते हैं मतलब की भूमिका निभाते हैं। और ये कौन मानता है? ये दोस्तों लेव वाइगोत्स्की भी मानते हैं और इन्होंने बोला है कि जो बच्चे के आस-पास रहते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन और दोस्तों ये क्वेश्चन भी कहाँ से पूछा गया है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ही पूछा गया है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है। आंतरिक वाक का मतलब है इनर स्पीच। क्या मतलब है? इनर स्पीच। इनर स्पीच का मतलब है कि बच्चों के लिए हम अपने आप में क्या बदलाव कर सकते हैं, अपने आप को क्या नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कि अपनी सोच को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं बच्चों के लिए। अब चेक करो कि किस ऑप्शन में ये बात लिखी है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका। दोस्तों यहाँ पे बच्चों की बातें कर रहा है, हम अपनी बात तो कर नहीं रहे हैं। हम क्या अपने अंदर नियंत्रित कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या अपनी सोच को बदल सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है संज्ञानात्मक अप्रयुक्तता का प्रतीक है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है विकासात्मक देरी का संकेत है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि दोस्तों इसी में लिखा है अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं इसके लिए बच्चों के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि 4 वर्ष की अपर्णा है, उसकी शर्ट की एक बटन लगी है और एक बटन लगने से क्या होता है, उसकी जो शर्ट है वो क्या है? बंद रखी है। अब बच्चे की शर्ट अगर बंधी है या फिर खुली है, तो बच्चे को पता होगा, बोलो हाँ कि ना? अगर उसकी बटनें खोल दोगे, तो उसको पता है, अगर बटन बंद कर दोगे तो भी पता है। 4 साल का बच्चा थोड़ा-सा क्या हो जाता है, थोड़ा-सा समझदार हो जाता है, समझदार इन द सेंस कि उसको पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा जीववादी चिंतन है। क्या है? जीववादी चिंतन। अगर आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा, ये कौन-सी विशेषता है? ये है जीववादी चिंतन है। अब चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है जीववादी चिंतन। इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। क्या बोलते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन-सी है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वलीनता वाले विद्यार्थी होते कौन हैं? तो दोस्तों स्वलीनता वाले विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जो चीज़ों को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। आप दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में रिपीट की बात की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। रिपीट की बात नहीं की गई है, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है बार-बार दोहराव
और आवर्ती व्यवहार। तो दोस्तों यहाँ पर रिपीट की बात की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है कथन? कथन में लिखा है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, उनको क्या करना चाहिए? बच्चों को हर तरीके की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहिए। ये किसका काम है? ये दोस्तों शिक्षकों का काम है कि बच्चों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों कथन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अब दोस्तों कारण में क्या लिखा है? तो दोस्तों कारण में लिखा है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। अब दोस्तों कारण में ये लिखा है कि जो बच्चे होते हैं, वो अलग-अलग मतभेदों से सीखते हैं और अपने सोचने की क्षमता को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कारण भी क्या है इसका? बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में? इसमें लिखा है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन-सा होना चाहिए? कह रहा है कि लर्निंग का पहला गोल क्या होना चाहिए? तो दोस्तों लर्निंग का जो पहला गोल होता है, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। क्या करना? सोचने की क्षमता को बढ़ाना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी में लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब दोस्तों इसका जो अगला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा का मतलब है कि इनमें से वो कौन-सी अवधारणा है, जब बच्चे अच्छे ढंग से सीखते हैं। तो दोस्तों बच्चे सही ढंग से तब सीखते हैं, जब उनको ज़ीरो से हीरो बनाया जाता है। ज़ीरो का मतलब ये है कि जनरल से स्पेसिफिक बनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब ये है कि बच्चा तभी सीख सकता है जब उसे पहले बेसिक पढ़ाया जाए और बेसिक के बाद उसे एडवांस लेवल का पढ़ाया जाए। अगर दोस्तों पहले ही उसे एडवांस पढ़ा दोगे तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जैसे कि बच्चा होता है तो सबसे पहले उसे 1 2 3 सिखाया जाता है। डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई या फिर ऐड नहीं सिखाया जाता है, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारे पास है अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन्स आते हैं और 30 के 30 क्वेश्चन्स आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन में? लास्ट क्वेश्चन में लिखा है विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। अब दोस्तों ये कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं, जब वो कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? तो दोस्तों जो चीज़ वो सीख रहे हैं उसका कोई ना कोई महत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी सीख लो आप लोग, है ना? गाली-गलौज सीख लो। अब गाली-गलौज का भी महत्व है, वो अलग कहानी है। लेकिन क्या होना चाहिए? कोई ना कोई उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है? और क्या होना चाहिए? और दोस्तों मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में भी देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी के ऑप्शंस आप लोग रीड कर सकते हो। क्या हो जाएँगे बाकी के ऑप्शंस? गलत हो जाएँगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं सीडीपी के। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है, दोस्तों आप लोग क्या करोगे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करोगे। टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।